जय हिंद सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम लोग यूपी होमगार्ड और यूपी लेखपाल के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं। इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और बारी बारी से इसको हल करेंगे प्रैक्टिस सेट के तौर पे। एक एक दिन में हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो यूपी RVUNL का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है, ये पूछा है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 15 अगस्त 1982 को। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 10 दिसंबर 1990 को। और तीसरा ऑप्शन है कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1 जनवरी 1985 और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980। तो ये चार पांच ऑप्शन है, लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंपनी का जो अधिनियम है ये, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये वाला कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980, ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट की, तो देखिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न है हमारा नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र, ठीक है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, ऑप्शन ए हाथरस, ऑप्शन बी हमीरपुर, या फिर डी बुलंदशहर, या फिर हरदोई। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो बुलंदशहर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? बुलंदशहर में है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा खाली स्थान दिया हुआ है। खाली स्थान में देखिए, इसके बाद कह रहा है कि मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, अर्थात क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है इसमें। तो जो सीमेंट निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है, तो गिरुआ हो गया, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर और सिल्मेनाइट। तो इसमें से क्या पाया जाता है? देखिए, इसमें से बात करें क्या पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, चूना पत्थर। तो ऑप्शन सी मिर्जापुर सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो निम्न में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र, ऑप्शन ए भदोही, फिरोजाबाद, या फिर रेणुकूट, ललितपुर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो देखिए प्रश्न 4 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेणुकूट, ठीक है। एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख शहर कौन सा है? तो रेणुकूट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 5 हमारा हो जाएगा। 5 की बात करें तो देखिए, 5 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश के, ठीक है, कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के दक्षिणी सीमा बनाती है? तो देखिए, ऑप्शन ए हो गया गंगा यमुना का मैदान, ऑप्शन बी गंगा और गोमती, सी जो है शारदा और कखरा, और घाघरा और राप्ती, ऑप्शन डी। तो देखिए 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें तो शारदा और खखरा, शारदा और खखरा नदी जो है पीली टाइगर रिजर्व के दक्षिणी सीमा बनाती है, ठीक है, दक्षिणी सीमा बनाती है। तो इस साइड में जो होगा वो उसमें क्या होगा? शारदा रिवर। ऑप्शन इसके बाद 6 नंबर के प्रश्न की बात करें तो देखिए, प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? ठीक है, सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, उसी प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? तो ये पूछ रहा है, ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1956, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 6 की बात करें तो 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्या है कि 1972 को वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। ठीक है, कौन सा? तो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ चंद्रमा अर्थात चमक है? तो देखिए, एक चंद्रप्रभा है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय और नवाबगंज पक्षी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, सात, प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो ऑप्शन ए, ये चंद्रमा के नाम पे है। ठीक है, ऑप्शन ए चंद्रमा के नाम पे है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करें तो चंद्रमा के नाम पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो आठवां प्रश्न हमारा होगा। देखिए, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं। आठवां प्रश्न हमारा हो जाएगा। देखिए, प्रश्न की बात करें तो कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी पूछ रहा है। ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी? 83.3 करोड़, 73.3 करोड़, या फिर 37 दशमलव। तो सभी को पता है कि ऑप्शन 8 का उत्तर हो जाएगा 83.3 करोड़। ठीक है, 83.3 करोड़, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 83.3 करोड़। बात करें अपने नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए 8 के बाद 9 नंबर आ जाएगा। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर है उत्तर प्रदेश में माटा टीला बांध। ठीक है, इस बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बेतवा नदी, सहजान नदी, जमनी नदी, या फिर रेहन नदी? कौन सा सही होगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 9, 9 की बात करें तो 9 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सभी को पता है कि माटा टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो 10 में देखिए कह रहा है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा नदी से मिलने पर बनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों से के मिलने से बनी है? ठीक है, तो बताइए, अलकनंदा भागीरथी, भागीरथी गंगोत्री, भागीरथी मंदाकिनी, या फिर देववाहिनी भागीरथी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, 10 की बात करें तो सभी को पता है कि अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो गंगा का निर्माण करती है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तब क्या होता है? गंगा का निर्माण होता है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो प्रश्न 11 मिलान के लिए है। देखिए, सही मिलान करना है, तो मिलान के लिए अ, प्रश्न हमारा है कि आगरा बैराज परियोजना किससे है? इसके बाद रामघाट परियोजना, इसके बाद है बदायूं सिंचाई और कन्हार सिंचाई। तो आगरा बैराज किस कहाँ पे जाती है? तो देखिए, प्रश्न नंबर कितना है हमारा? 11। ठीक है, 11 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 11 की बात करें तो 11 की बात करें तो पहला है आगरा बैराज। आगरा बैराज कहाँ जाएगी? सभी को पता है आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल है ही, ताजमहल के अनुसार पता लगा सकते हैं, तो आगरा यमुना नदी के किनारे है। एक का बी हो जाएगा। तो देखिए, अगर ऑप्शन की बात करें एक का बी में कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए, आगरा, आगरा बैराज यमुना नदी पे है, तो एक का बी, एक का बी ऑप्शन, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये हमारा गलत हो गया, डी गलत हो गया, इसके बाद बी गलत हो गया। बचा कौन सा है? ऑप्शन सी और बी। ठीक है, इसके बाद अ, बात करें तो देखिए, रामघाट बांध परियोजना, रामघाट बांध परियोजना कहाँ चला जाएगा? डी पे, बेतवा नदी पे। इसके बाद और ये हमारा जो है, ठीक है, राम घाट परियोजना आगरा की यमुना नदी, सॉरी, ये ऊपर से खींच के आ जा रहा है थोड़ा सा, हम इसको हटा देते हैं। देखिए, रामघाट की बात करें तो ये आगरा में हो जाएगा, आगरा का यमुना, रामघाट का बेतवा नदी, और इसके बाद तीसरा है बदायूं सिंचाई, ये रामगंगा में चला जाएगा, और कन्हार की बात करें तो कन्हार नदी। तो इस तरह से मिला सकते हैं, तो इससे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? 11 का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो एक का बी, दो का डी, और तीन का ए, और चार का सी।
बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न। देखिए, अरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर और किस जिले में है? ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे कि किस नदी पर और किस जिले में है अरौरा बांध। तो देखिए, अरौरा बांध की बात करें तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 12 का देखिए, अरौरा बांध गिरई नदी पर है। ठीक है, नदी गिरई, और कहाँ पे है ये? मिर्जापुर में है। ठीक है, गिरई नदी और मिर्जापुर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो ऑप्शन प्रश्न 13 है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा गोंडा। ठीक है, गोंडा, बहराइच, बी लखनऊ, शाहजहां, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, या फिर आजम मऊ, बलिया। तो देखिए, गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी एक तो जौनपुर से आती है, दूसरा लखनऊ से, तो इसी तरह से पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी में लखनऊ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में अगर लखनऊ है तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो प्रश्न 14 में कह रहा है, प्रश्न हमारा 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है? सभी को पता है कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। एक तो देखिए ऑप्शन में बेतवा भी है, सरयू भी है, चंबल भी है, महानदी है। कौन सी नहीं है? तभी तो सोच रहे हैं, सभी तो यूपी में है। कौन सी नदी है, कौन सी नहीं है? तो इसका देखिए 14 का ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ये महानदी उड़ीसा में है। ठीक है, बाकी सभी नदियां यूपी से होकर जाती हैं। बात करें 15 नंबर प्रश्न की, तो 15 नंबर में कह रहा है कि अ, उत्तर प्रदेश की ललितपुर जिले में माटा तिला बांधी है। तो फिर से वही प्रश्न आ गया, किस नदी पे है? तो सभी को पता है कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि बेतवा नदी पे है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश कौन सी नदी भगवान राम कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? तो 16 नंबर में बताइए कौन सी भगवान राम से जुड़ी है और अयोध्या अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या की बात है। तो अयोध्या किस नदी पे है? तो देखिए, अयोध्या सरयू नदी पे है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, 16 का ऑप्शन बी सरयू सरयू नदी पे। बात करें प्रश्न नंबर 17, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर पूछ रहा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का देखिए उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ये कहाँ पे है? तो देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर ललितपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, या फिर सोनभद्र। तो देखिए, सभी को पता है कि सोनभद्र में है, और इस पर एक बांध भी है, गोविंद बल्लभ पंत बांध। तो झील भी है वहां पे। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 17 का डी। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोनभद्र में। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए इसमें भी मिलान आ गया है। मिलान हमें करना है। ठीक है, पहाड़ी दिया, अधवा दिया है, देवरी, उसके बाद केवलकरी, केवलरी, केवलरी, इसके बाद पहाड़ी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बात करें तो 18 का देखिए कौन सा सही होगा। तो इसमें एक छोटा करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, तो 18 की बात करें तो देखिए, अदवा अदवा जो है ये मिर्जापुर में है। ठीक है, अदवा की बात करें तो ये कहाँ पे है? मिर्जापुर में। तो एक का बी हो गया, दूसरा सही है। इसके बाद दूसरा के हिसाब से तो देखिए ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर इसी में है। इसके बाद दो की बात करें और देख लेते हैं, देवरी देवरी की बात करें तो देवरी कहाँ पे है? तो देवरी की बात करें तो ये चला जाएगा सोनभद्र में। ठीक है, देवरी की बात करें तो ये सोनभद्र हो जाएगा। इसके बाद केवलरी जो है ये अ, महोबा में हो जाएगा। और चौथा की बात करें पहाड़ी तो ये झांसी में हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ठीक है,
कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो देखिए ऑप्शन है 6 है, 7 है, 9 है या फिर 8 है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 19 की बात करें तो 19 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा, अर्थात 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो प्रश्न नंबर 20 हमारा हो जाएगा। देखिए 20 की बात करें तो 20 है, 20 में क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेला, ठीक है, बटेश्वर मेला का प्राथमिक फोकस क्या होता है? ये बताना है हमें। बटेश्वर मेला जो आगरा में लगता है, ठीक है। तो 20 की बात करें तो 20 में देखिए कृषि प्रदर्शनियां और व्यापार के लिए, या फिर पारंपरिक संगीत के लिए, या फिर धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान या फिर बिक्री या वस्तु विनिमय के पशुधन के साथ पशु मेला। तो देखिए बटेश्वर मेला सभी को पता है कि पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो बिक्री, वस्तु विनिमय, मतलब कि पशुधन के साथ, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं कि बटेश्वर मेला जो है वह किस लिए है? तो वह है पशुओं के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो अगला प्रश्न 21 नंबर हो जाएगा, खादर और बांगर। ठीक है, देखिए खादर और बांगर उत्तर प्रदेश के किस मृदा समूह के उप प्रकार हैं? ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो लाल मिट्टी के लिए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। तो 21 की बात करें तो सभी को पता है कि खादर और बांगर, ठीक है, पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इसके लिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी के लिए है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो देखिए अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न 22। 22 में हमें कह रहा है कि ऊसर, ठीक है, ऊसर जिसको हम रिक्लेमेशन प्रोग्राम यूपीबीएसएन यूपीबीएसएन को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? ठीक है, 2025 में ये प्रश्न आया था। तो देखिए विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, एशियाई बैंक है या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो 22 का कौन सा सही हो जाएगा? 22 की बात करें तो 22 का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, विश्व बैंक से संबंधित है, ठीक है, विश्व बैंक से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो प्रश्न नंबर 24 23 आ गया। 23 की बात करें तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, ठीक है, 2004 और 5 से 2014 और 15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? ठीक है, 2004-5 से 14-15 के बीच अर्थात 10 सालों में पूछ रहा है। तो ऑप्शन 23 का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो 3.2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 24 नंबर, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली रॉक उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली रॉक मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 24 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली रॉक मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए रॉक मिट्टी की बात करें तो यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ये कह रहा है इसमें 60% सॉरी 60% सिलिका होता है, या फिर इसे पड़वा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें 30% एल्युमिनियम होता है। तो 24 की बात करें तो ऑप्शन 24 में हमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती है, किसमें? रॉक मिट्टी होती है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की तो अगला प्रश्न हमें कह रहा है प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण मध्य क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी कौन सी होगी? तो 25 की बात करें तो 25 का ऑप्शन ई सही हो जाएगा, अर्थात इसमें से कोई नहीं, ठीक है।
संपूर्ण मध्य क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें से कोई भी मिट्टी मध्य प्रदेश संपूर्ण यूपी के मध्य में नहीं पाई जाती है। बात करें प्रश्न नंबर 26 की, तो बुंदेलखंड मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बुंदेलखंड मिट्टी किस जगह पे पाई जाती है? पश्चिमी मैदान में, या फिर गंगा के मैदान, दक्षिणी पठार, तराई क्षेत्र में। तो ऑप्शन 26 की बात करें तो 26 का ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सभी को पता है कि दक्षिण का पठार जो है वही बुंदेलखंड की मिट्टी पाई जाती है, दक्षिण के पठार में। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य बताइए। हरियाणा सीमावर्ती, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर बिहार, कौन सा है इसमें से? तो देखिए 27 की बात करें तो 27 का भी सीमावर्ती राज्य नहीं है, अर्थात उड़ीसा यूपी से कहीं से भी किसी प्रकार से सीमा साझा नहीं करता है उड़ीसा। बाकी हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश सभी को पता है कि यूपी से सटे हुए हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की, तो प्रश्न नंबर 28 में कह रहा है कि सोनभद्र, ठीक है, यूपी के सोनभद्र जिले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है सोनभद्र जिले के साथ? सभी को पता है कि सोनभद्र जिले के साथ 4 राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? देखिए ऑप्शन इसमें छत्तीसगढ़ दिया है, झारखंड भी दिया है। छत्तीसगढ़ है हमारा, झारखंड है, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद केवल ए। अच्छा, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, बात कर रहा है उत्तर प्रदेश की, तो देखिए सोनभद्र से पूछ रहा है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, तो फिर होगा कौन सा? तो ए और बी दोनों हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, अर्थात छत्तीसगढ़ और झारखंड भी लगाते हैं, यूपी के सोनभद्र जिले से सीमा साझा करते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न 29 की, तो महोबा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? महोबा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है, सभी को बताना है। तो महोबा की बात करें अवध में है, पूर्वांचल में है, रोहिलखंड में या फिर बुंदेलखंड में। तो महोबा की बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर 29 का डी सही हो जाएगा कि महोबा वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 30 की, तो देखिए 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? इसका पुराना नाम मीसापुर था। सुल्तानपुर जिला दक्षिण अयोध्या में अम्बेडकर नगर जिले से घिरा हुआ है, या फिर सुंदरलाल मेमोरियल जो है हाल यहाँ स्थित है। एक और ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन, अच्छा इतना ही है, इसमें से कह रहा है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 30 की बात करें तो 30 का सी, दोनों कथन ए और सी सही है। ए और सी की बात करें तो इसका पुराना नाम मीसापुर था और सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी दोनों की बात कर रहा है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 31। ठीक है, 31 की बात करें तो कह रहा है प्रश्न की, देखिए उम्मीद है दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 31 2008 में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर कांसीराम, ठीक है, कांसीराम नगर कर दिया गया था? 2008 में बदला गया नाम है, पूछ रहा है 31 का। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कासगंज। ठीक है, कासगंज का नाम बदलकर, कासगंज का नाम बदलकर 2008 में कांसीराम कर दिया गया था। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न 32। गोरखपुर अर्थात औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये है जो गीडा के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना पूछ रहा है कि कब हुई थी। ठीक है, 32 की प्रश्न की कह रहा है गीडा की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता है कि गीडा की स्थापना 30 नवंबर 1989 को हुआ था।
ठीक है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण जो है यह 30 नवंबर 1989 को हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ये भी ओडीओपी अर्थात एक जिला एक उत्पाद के नाम से है, इसको मिलाना है। तो देखिए ऑप्शन 33 की बात करें तो 33 का भदोही दिया है, तो सभी को पता है, पहले पे ही है भदोही। और हम भी भदोही से ही हैं, तो भदोही से कौन कौन लोग हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो भदोही देखिए कालीन दरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भदोही जो है एक का दो में चला जाएगा। कन्नौज की बात करें तो इत्र में हो जाएगा। लखनऊ की बात करें तो देखिए धातु शिल्प या चिकनकारी किस में होगा, तो मिलाते हैं एक बार ऑप्शन। देखिए पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ऐसा तो सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तीन का बात करें तो तीन में ही होगा। लखनऊ में अर्थात क्या होता है, जरदोजी या फिर चिकनकारी होता है। ठीक है, चिकनकारी की बात करें तो इसमें हो जाएगा, और धातु की बात करें तो मुरादाबाद में। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 34 की, तो देखिए 34 की बात करें, 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है। ठीक है, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, सभी को पता है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में। ठीक है, तो ऑप्शन 34 का 34 का बी सुलेमित नहीं है। बाकी खुरी हवाई अड्डा आगरा में है, सही है। महर्षि हवाई अड्डा अयोध्या में, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 35 की, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बना। संस्कृत में वहां पे जो भी सूचनाएं होती है वो संस्कृत में प्रसारित किए जाते हैं, ऐसा हवाई अड्डा कौन सा है भारत का, ये पूछ रहा है ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 35 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 की बात करें तो ये अभी हमने पढ़ के आया कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये वाराणसी में है, और यही एक ऐसा हवाई अड्डा है जो संस्कृत में सूचना प्रसारण करता है। बात करें प्रश्न नंबर 35 की, 36 की, सॉरी 36 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद, ठीक है, NH9 के जंक्शन से शुरू होता है और चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और NH44 जंक्शन पर समाप्त होता है। तो ये कौन सा है, तो 36 की बात करें तो 36 का देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होता है। तो 36 का बी सही हो जाएगा, NH509। ठीक है, 509 की बात करें तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 37 की बात करें तो प्रश्न नंबर 37 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना था। ठीक है, कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना था, ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सभी को पता होना चाहिए कि 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 47.78। ठीक है, 47.71% था उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जनसंख्या प्रतिशत। बात करें प्रश्न नंबर नेक्स्ट की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 38 नंबर। ठीक है, 38 की बात करें तो 38 में देखिए कह रहा है कि कितने प्रतिशत, ठीक है, ग्रामीण परिवार रसोई परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाते हैं। तो ये बताइए कितना, 71, 75, 80 या फिर 85। तो 38 की बात करें तो 38 का ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 85% ग्रामीण महिलाएं ऐसी हैं जो लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाती हैं। बात करें अगले प्रश्न 39 नंबर की, तो 39 में देखिए प्रश्न हो जाएगा हमारा जनजाति क्षेत्र। ठीक है, जनजाति क्षेत्र ग्राम सभाओं में सशक्त बनने के लिए ग्राम पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू किया गया। ठीक है, 39 की बात करें तो 39 का बताइए, 39 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 1996 में। ठीक है, ग्रामीण सभा को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अधिनियम
1996 लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 40 की बात करें तो देखिए 40 में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 40, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा बैठक मीटिंग होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि एक वर्ष में ग्राम सभा में कम से कम कितनी मीटिंग होनी चाहिए। तो सभी को पता होना चाहिए कि 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 बार। कम से कम 2 बार की बात कर रहा है कि कम से कम 2 बार ग्राम सभा बैठक अर्थात मीटिंग होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 41 की बात करें तो देखिए 41 की बात करते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987, ठीक है, अप्रैल 1987 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? महेंद्र सिंह टिकैत। ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि के लिए महेंद्र सिंह टिकैत ने 1987 में उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था बिजली दरों की वृद्धि के लिए। तो इस तरह से हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी और इसके आगे का कंटेंट भी बढ़ाया जाए, कृपया करके सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।